हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, कल का वीडियो जो मैंने डाला था उसमें अच्छे रिस्पांस के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो चीज़ें मैं कल कन्वे करना चाहता था, जिस डिकोडिंग फार्मूला को मैंने इन्वेंट किया, वो आप लोगों को पसंद आ रहा है और मैं वो चीज़ें आप लोगों तक कन्वे कर पाने में सक्सेसफुल रहा हूँ। और जिस तरह से आप लोगों का व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन मेरे को मिला है केवल कल के एक वीडियो में, उससे मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जो चीज़ें मैंने फाइंड आउट की है वो आप लोगों को हेल्प कर रही है। ठीक है, तो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वाला वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये सारा का सारा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का, अपार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स, मैं जैसे प्रीलिम्स वाला कोर्स ख़त्म होएगा या बीच में ही मैं मेंस का भी वीडियोस एक एक डालते रहूँगा जैसे जैसे मिलेगा। तो इसी तरह से मैं मेंस का भी क्रैक्स निकाला हूँ, उसको भी डिकोड कर दिया हूँ। तो इतना इजी कर दिया है इस एग्ज़ाम को, आईएएस के एग्ज़ाम को, दो कि जो लोग फॉलो अप करेंगे मेरे को, या जो लोग फर्स्ट सेकेंड टाइमर्स होंगे, वो तो उनको तो आंख बंद करके ही ट्रस्ट कर लेना है मेरे को। और जो लोग थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले होंगे, अगर वो भी रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर रिस्क होगा कि इन चीज़ों को नहीं करना, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप बहुत सारा चीज़ें कर लो तो इस एग्ज़ाम में आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल तक कैरी नहीं कर पाते हो। तो इट्स बेटर कि वो चीज़ें ही पढ़ो जो यूपीएससी पूछता है या जो यूपीएससी के ट्रैक है। ये मेरा कोई ब्लाइंड मैंने गेम नहीं बनाया है या कोई ऐसा चीज़ मैंने प्लानिंग नहीं किया है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द यूपीएससी सिलेबस एंड यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए या क्लियर करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके सिलेबस दो मेन पिलर्स होते हैं। और तीसरा होता है कि उन कोर्स और सिलेबस का जो चीज़ें जहाँ से पूछी जाती है, रिसोर्सेज की कहाँ से वो चीज़ पूछा जा रहा है, वो चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है ना? तो अभी उस कंटिन्यूएशन में मैं वीडियो में बता रहा हूँ। थोड़ा सा डिकोडिंग के बारे में फिर से बता दूं, क्योंकि हर वीडियो में मैं 2 या 1 मिनट का डिकोडिंग फार्मूला ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये केवल मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ या सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। मैं वो इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं वो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आप डिकोड कर पाओ यूपीएससी को, और यूपीएससी का जो एग्जामिनर है या माइंड सेट है उसको आप पकड़ पाओ, एंड उसको पकड़ पाओ तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सको और उस दिशा में आप प्रिपेयर कर सको। तो बिना किसी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ब्लाइंडली फेथ करो, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कोचिंग की, किसी भी ट्यूटर की, किसी भी गाइडेंस की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन, मैं अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ, बिकॉज मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ अपने यूपीएससी के लास्ट 8 अटेम्प्ट जर्नी में, तो उसमें मिस गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल रहा। और इस तरह का डिकोडिंग मेरे को कहीं नहीं मिला था। सो आई हैव डन माई ओन हार्ड वर्क टू इन्वेंट दिस डिकोडिंग फार्मूला, जिसको मैं श्योर शॉट फार्मूला कहता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपने चैनल का नाम भी श्योर शॉट रखा है, श्योर शॉट एकेडमी। तो ये आप इसको आप रिलाई कीजिए और बिलीव कीजिए। और बिलीव करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पे बिलीव कीजिए, आई एम शोइंग यू प्रूफ विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस तरह से आप इस एग्जामिनर के माइंड को, यूपीएससी को, जिसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन लोग बना के रखा है, उसको आप वेरी मच प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कह सकें। ठीक है, 3-4 मिनट का ये वीडियो हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी। मैं कोशिश करूँगा कि ऑन कंटेंट में बात करूँ, लेकिन केवल क्वेश्चन आंसर बात करने से आप इसकी डिकोडिंग नहीं समझ पाएंगे। जहाँ जहाँ ऑप्शन में ऐसे आएंगे या क्वेश्चन ऐसे आते जाएंगे, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाते जाऊँगा, बताते जाऊँगा और आप समझेंगे। तो आज का जो अभी तक के लास्ट लेक्चर में मैंने 3 चीज़ें पढ़ा चुका था। पहला टॉपिक मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट का पार्लियामेंट चैप्टर लिया था, उसमें मैंने उसको भी डिकोड करके बताया था कि 20 टॉपिक, उसमें भी 12 टॉपिक ऐसे हैं जो क्वेश्चन प्रीलिम पार्लियामेंट से पूछे गए हैं। तो पार्लियामेंट के जो 2011 से 20 तक 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन 36 क्वेश्चनों में 36 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 12 सब टॉपिक रहे हैं। इसका मतलब एक एवरेजन एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एवरी ईयर, किसी से 4, किसी से 5, इस तरह से करके होंगे। जिसमें मैंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन 11 से 20 तक हैं वो बता दिया था। यूनियन बजट से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बता दिया था, उसके बारे में भी डिकोडिंग करके मैंने समझा दिया था आप लोगों को। और तीसरा बताया था मोशन ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज इम्पोर्टेंट।
तो वो आपको डिकोड करके मैंने बता दिया था। अब आप लोगों को तैयारी करना कैसे, ये जैसे जैसे चीज़ें बताते जा रहा हूँ, आपको लक्ष्मीकांत उठाने हैं, वहाँ से ये चीज़ें पढ़ लेने हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको या तो नोट डाउन कर लीजिए या तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसके मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा या वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, आज का जो चैप्टर, आज का जो टॉपिक होगा वो लोकसभा एंड राज्यसभा। हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा से यूपीएससी कौन कौन से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। देखिए हम आ गए यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा पे, ठीक है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा से 2011 में क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक्स में भी बताते बताते चलूँगा कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलके पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये कहा जाए कि पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय थ्री पीपल, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा तो सबको समझ, प्रेसिडेंट क्यों, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा मिल के जो बिल बनाते हैं वो बिल एक्ट तभी बनता है, कानून तभी बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, उनको तो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, ही सी नीड्स नॉट बी ए मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ हिज आर इलेक्शन बट हैज़ टू बिकम मेंबर ऑफ हाउस विद इन 6 months ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन। नहीं, ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए नियम है, लेकिन ये स्पीकर के लिए नहीं। स्पीकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन, ठीक है ना। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट था, इफ ही सी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस्ड टू द डिप्टी स्पीकर एस। जब अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन देना हो, रिजाइन करना चाहता हो, तो वो क्या करेगा कि वो स्पीकर को नहीं, जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा B3 ओनली। तो समझते चलेंगे। अब नेक्स्ट 2012 में क्वेश्चन फिर से आ गया। 2012 में क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में राज्यसभा से। देखिए पहला क्वेश्चन 2011 में लोकसभा से पूछा, 2012 में पूछ दिया राज्यसभा से। इसका मतलब लोकसभा राज्यसभा टॉपिक इज यूपीएससी फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर जो है वो है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकता है पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सके और ऑल इंडिया सर्विसेज, नए ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सके। थोड़ा सा इस बारे में बता दूं मैं आप लोगों को कि स्टेट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया तो वो प्रिवेलिंग होगा। और अगर सेंटर वाला जो लिस्ट है उसमें सेंटर लॉ बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एंड जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट को पावर दे सकता है, एम्पावर दे सकता है कि वो स्टेट लिस्ट में भी क्या करे, कानून बना सके, ठीक है ना। और दूसरा क्या पावर है, स्पेशल पावर, कि ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए, नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट को पावर दे सकता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 ऐसे सर्विसेज हैं जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। जो पर्सन ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं वो पूरे एवरी जो इंडियन टेरिटरी है, एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी कैन बी डिप्लॉयड, किसी इंडिया के किसी भी पार्ट में उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। एंड दैट आर 3 सर्विसेज। फर्स्ट इज IAS, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस, IPS जिसको बोलते हैं।
और तीसरा होता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जो वन अधीक्षक होते हैं वो। फॉरेन फॉरेन नहीं, विदेश राजदूत जो एम्बेसडर होते हैं वो नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 2012 का ही एक और क्वेश्चन देखिए, 2012 में ही एक और क्वेश्चन आ गया आपको। ये क्वेश्चन है कि ये कह रहा है स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ, और इसमें कह रहा है कि आप कंसीडर कीजिए। यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। गलत स्टेटमेंट है। दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, उसका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, ठीक है। इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। नहीं, इलेक्शन डिस्प्यूट को एजुकेट नहीं करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि नहीं, जो पार्लियामेंट है वो तीन लोगों को कंसिस्ट करता है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड तीसरा प्रेसिडेंट। देखिए वो वहाँ के स्टेटमेंट यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है नॉलेज, केवल यही स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओनली कह रहा है, तो ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा। इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हैक्स क्या पता चला है कि लोकसभा राज्यसभा का से क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ पे राज्यसभा का पावर और लोकसभा का कम्बिनेशन बता दिया है, ठीक है ना, मेंबरशिप के बारे में। नेक्स्ट है 2013 में क्वेश्चन, देखिए फिर आ गया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो मेंबर होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों नहीं होते, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कह रहा है कि वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ जो दो हाउस हैं, जो दोनों हाउस के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं होता है, जबकि उनको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट क्योंकि वही नॉमिनेट करते हैं, इसलिए उनके इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड। जो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं अलग अलग एरिया से, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए 2013 में एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर स्टेटमेंट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन लोकसभा ओनली। नहीं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो दोनों में, केवल मनी बिल लोकसभा में किया जा सकता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इफ सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all state of India। all state नहीं, 50% स्टेट, आधे से ज़्यादा या आधे स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, रेटिफाइड करना पड़ता है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि लोकसभा से और राज्यसभा से जो पावर है उनके अमेंडमेंट में वो क्या क्या है। यहाँ से ये वाला भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। देखिए 14, 15, 16 3 साल नहीं पूछे, लेकिन फिर 2017 में क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से। ये क्वेश्चन क्या है, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट 50% वोट ऑफ द पोल्ड वोट टू बी इलेक्टेड। नहीं, इसमें फर्स्ट पोस्ट तो पास होता है, किसी को एक वोट भी ज़्यादा मिलता है तो जीत जाता है, तो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर गोज टू द अपोजिशन पार्टी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या कह रहा है, ऐसा होता है, लेकिन ये प्रोविजन ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसा कन्वेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दोनों पे दोनों स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा अब मैं इसको थोड़ा सा, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए इस बिहाफ पे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि इन पॉलिटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, सारा का सारा चीज़ दिया गया है, आपसे टेस्ट क्या किया जा रहा है कि डू यू नो और नॉट, ठीक है ना। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा यूपीएससी का माइंड सेट आप हम लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यहाँ यूपीएससी क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो जानना चाहता है कि आप जानते हैं कि नहीं, उसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट वो गलत दे रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ जाएंगे कि यूपीएससी के जब क्वेश्चन देखेंगे तो इट इज़ द प्ले ऑफ वर्ड, कहीं नहीं लगा के, कहीं वनली लगा के, कहीं बात को गलत कह के, ये इस तरह से करके क्या कर रहा है क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं रहा है कि कौन था, ऐसा तो नहीं दे रहा है, वो तो दिया हुआ है, स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ रहा है कि सही है कि गलत है। 2017 में फिर से क्वेश्चन, इसका मतलब 2 क्वेश्चन आ गए 2017 में। फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई, लोकसभा में इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल करता है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है हुज नेम्स अपीयर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूंसी, कि अगर उसको कंस्टिट्यूंसी में, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में उसको अगर उसका इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है और इंडिया का सिटीजन है, वैसे तो 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए, वो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए आप बाकी ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। इसमें 25 साल का एज होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी बाकी जो गिवन ऑप्शन है उनमें ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए लोकसभा के मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन, 2017 में 3 क्वेश्चन आ गए, देखिए 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। ये कह रहा है कि स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनको अपना सीट खाली करना होगा अगर वो मेंबरशिप क्या करते हैं, लूज कर जाते हैं तो। हाँ, क्योंकि मेंबर होना ज़रूरी है, और अगर मेंबर ही नहीं है, मेंबरशिप ही उनकी ख़त्म हो गई, तो उनको तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट सही है। फिर से पढ़ती है, समझिए इसको। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज आर ऑफिस इफ़ ही सीजेस टू बी मतलब उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसके स्पीकर होने के लिए आपकी मेंबरशिप होना ज़रूरी है, और जब आपकी मेंबरशिप ही ख़त्म हो गई तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately। नहीं, वो तुरंत नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट आने तक भी करते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि उनको तुरंत ही अपने असेंबली डिसॉल्व हो तो तुरंत ही उनको अपना सीट वेकेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा 2018 का ही, 18 में ही, इसमें कह रहा है भी एक और स्टेटमेंट पढ़िए आप। ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन जो है, क्योंकि उस साल मैंने पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। अब देखिए फर्स्ट लोकसभा का कौन सा पार्टी था, तीसरा स्टेटमेंट, लोकसभा पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एट दैट। ये क्या कर रहा है, इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम इन दिस। अगर फर्स्ट टाइम ये दिया है तो कोई पता नहीं है, लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिया है, किसी बुक में नहीं दिया था, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आप लक्ष्मीकांत से आपके पास बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हैं तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन, जिसमें लक्ष्मीकांत में साफ साफ लिखा है कि इन द लोकसभा, क्या दिया है, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम 75 मेंबर इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। इसमें जो वर्ड दिया है 75, 10%, मिनिमम 10% सीट होना चाहिए LOP लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। तो 545 सीटों का 10% कितना हुआ, 54 या 55 मान लीजिए, लेकिन ये कह रहा है 75। ये स्टेटमेंट गलत। अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत तो ये देखिए कैसे सही हो रहा है, ये गलत,
ये गलत, ये गलत। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? दो। ऑटोमेटिक सही हो गया। इसका मतलब यहाँ से एक हमें फैक्ट भी पता चल गए कि इन द लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। इस स्टेटमेंट को आप याद करके रख सकते हैं। यूपीएससी अगली बार कभी क्वेश्चन बनाएगा तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। यहाँ ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन इस 75 की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि नहीं 54 या 55 होने चाहिए आपको एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, लेकिन यहाँ 75 ऑप्शन दिया तो ये गलत हो गया। देख रहे हैं? हाँ देखिए, अब आ गया 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन 2020 में क्वेश्चन पूछा। कह रहा है कि राज्यसभा हैज़ द इक्वल पावर विथ लोकसभा इन। ये लक्ष्मीकांत में साफ साफ दिया हुआ है राज्यसभा का किस किस एरिया में इक्वल पावर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ ऑप्शन हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए राज्यसभा का जो पावर है लोकसभा के इक्वल है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट से इतने क्वेश्चन थे। अभी देख लूँ टाइमिंग कितना हो गया, तो फिर उसका अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो 21 मिनट का हो गया, तो आई थिंक मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और फिर जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसको मैं बनाऊँगा जॉइंट सीटिंग और सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे 2012 से लेकर 2020 तक सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी हॉट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहाँ पे आप लोगों को उसके टॉपिक को जाके तैयार करना है। अभी तक ये जो मैं वीडियो बनाया केवल और केवल लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उसको डिकोड करते हुए मैंने आपको बताया, और आपको अब उस वे में जाके लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर लेना है टुगेदर विद दिस क्वेश्चन। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं और जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको ज़रूर आप अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, क्योंकि वो ऑप्शन ही अगले 2021 या 22 या 23 जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आप लोगों को। जैसे मैंने अभी आप लोगों को वो दिखाया था, स्टेटमेंट क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा आर ओनली कंसिस्टेड इन पार्लियामेंट, जो कि गलत स्टेटमेंट था, जिसमें क्या होता है प्रेसिडेंट भी होता है। तो आपकी इसके स्टेटमेंट ही आपको जो यूपीएससी का क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है वो भी आपको आगे के पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसमें मैं बहुत सारे हर सब्जेक्ट में दिखाऊंगा, इन्वायरमेंट में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा, या तो आज ही बना दूँ या तो कल बना दूँगा या तो शाम में बना दूँगा कि ये सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, और देखता हूँ इस तरह कर करके नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना अप्रिसिएशन किया और आप लोग फॉलो कीजिए। आई बिलीव कि मैं जो चीज़ें सीख पाया हूँ आप लोग तक कन्वे कर पाऊँगा, एंड ट्रस्ट मी आप लोगों को अब मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद मिसगाइडेड बंदा एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर दिया है जो बहुत श्योर शॉर्ट तरीका है, एकदम श्योर शॉर्ट तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। कहीं किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बुकें जो बुक लिस्ट के लिए मैंने एक वीडियो अलग बना रखे हैं, उसमें से आप बुक लिस्ट जाके देख सकते हैं। इसमें आप इस बुक के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख के बुक्स पर परचेज कर सकते हैं। हार्डली 3 या 4 हज़ार रुपये के टोटल्स बुक होंगे। आप उन बुक्स को खरीदिए और मेरे इस गाइडेंस में प्रिपरेशन कीजिए। वेरी वेरी श्योरली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ स्टडी आप करिए और मेरा गाइडेंस आप लोग फॉलो अप करते रहिए। ठीक है? वीडियो देखने के थैंक यू वेरी मच। जो लोग को ज़रूरत है, जो इस तरह के नीडी है, उन लोगों को शेयर भी कीजिए। और कुछ वीडियोज़ मैं इसमें मोटिवेशन के लिए बनाते रहूँगा, तो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा नॉलेज है, और जो मेरा इतने सालों का जो मैंने इस जर्नी में एक्सपीरियंस गेन किया है। ठीक है? वीडियो देखने के थैंक यू वेरी मच।